नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में 3 विवादास्पद विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के तहत प्रस्ताव है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहे तो उन्हें 31वें दिन अपने पद से हटा दिया जाएगा। तीनों विधेयक संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक तकनीकी कारणों से अलग अलग पेश किए गए, लेकिन इनकी मूल आत्मा एक जैसी है। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 75 में नया खंड 5A प्रस्तावित किया गया है, जो केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों साथ ही प्रधानमंत्री पर लागू होगा। विधेयकों पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे पेश कर रही है और यह दोषी ठहराए बिना किसी को हटाने की अनुमति देता है। विरोध के दौरान विपक्षी सांसदों ने बिल के टुकड़े फाड़कर अमित शाह पर फेंके, जिससे लोकसभा की कार्यवाही दोपहर और शाम तक स्थगित कर दी गई। विधेयक पेश होते ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयकों का विरोध करते हुए कहा कि यह कार्यकारी एजेंसियों को जज, जूरी और जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देता है। यह विधेयक अनिर्वाचित लोगों को जल्लाद की भूमिका निभाने का अधिकार देगा। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक की धाराओं का इस्तेमाल सरकारों को अस्थिर करने के लिए किया जा सकता है। यह विधेयक गेस्टापो बनाने के अलावा और कुछ नहीं है। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इन विवादास्पद विधेयकों को पूरी तरह विनाशकारी बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान कहता है कि कानून का शासन होना चाहिए और इसका आधार यह है कि जब तक दोषी साबित ना हो जाए तब तक आप निर्दोष हैं। यह विधेयक इसमें बदलाव की उम्मीद करता है। यह एक कार्यकारी एजेंसी के अधिकारी को प्रधानमंत्री का बॉस बनाता है। मनीष तिवारी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया कि वे विपक्षी नेताओं को विधेयकों के खिलाफ अपनी दलीलें रखने दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे, लेकिन उन्होंने जेल जाने से पहले अपने पद से इस्तीफा देकर संवैधानिक जिम्मेदारी निभाई। यह बयान उन्होंने कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल के सवाल के जवाब में दिया, जिसमें 2010 में उनकी गिरफ्तारी का हवाला दिया गया था। शाह उस समय गुजरात के गृह मंत्री थे और गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में फोन रिकॉर्ड और अन्य सबूतों का हवाला देते हुए CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया था। शाह ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया था और बाद में विशेष CBI अदालत ने 2014 में सबूतों के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। भाजपा की नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 3 विवादास्पद विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC के पास भेज दिया है। JPC में भेजने का निर्णय तब लिया गया जब लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को पेश करने की कोशिश की, जिस पर विपक्षी सांसदों ने भारी हंगामा किया। सरकार का कहना है कि यह कदम कार्यपालिका में नैतिकता बनाए रखने और गंभीर आरोपों वाले मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए है। TMC के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने प्रस्तावित बिल पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अपने X हैंडल पर लिखा कि वोट चोरी का पर्दाफाश होने पर मोदी और शाह नए हथकंडे अपना रहे हैं। आज एक नया विधेयक लाया जा रहा है जिससे CBI और ED सीधे भाजपा के लिए राज्य सरकारों को गिरा सकेंगी। कोई व्यक्ति तभी अपराधी होता है जब उसे अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तब तक वह आरोपी ही रहता है। आप किसी मुख्यमंत्री या मंत्री को सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं हटा सकते। मोदी और शाह की केंद्रीय एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी दोष सिद्धि का प्रमाण नहीं है। दिलचस्प तथ्य, पिछले 11 सालों में भाजपा के किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सारी गिरफ्तारियां सिर्फ विपक्षी नेताओं की हुई हैं। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बिल की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बिल की आड़ में विपक्षी सरकारों को निशाना बनाया जाएगा। कल को ये लोग ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री P विजयन आदि को इस कानून की आड़ में निशाना बनाएंगे। बता दें कि सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। लोगों ने लिखा है कि यह एक ऐसा तेज रफ्तार तरीका है जिससे करोड़ों खर्च किए बिना किसी भी स्थिर सरकार को गिराया जा सकता है। इससे राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को बर्खास्त कर सकेंगे अगर उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया हो, भले ही वे दोषी ना भी हों। यह संशोधन प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, लेकिन क्या कोई कानूनी एजेंसी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकती है जो उन्हें नियंत्रित करता हो?
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी लोकसभा में पेश होने वाले 3 नए विधेयकों की खबरों पर भाजपा को घेरा है। पार्टी के उप नेता गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह इन विधेयकों के जरिए बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह सरकार की हताशा को दिखाता है, क्योंकि बिहार में बदलाव की लहर चल रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इन विधेयकों को खतरनाक बताया और कहा कि इनके तहत मुख्यमंत्री या मंत्री की गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें पद से हटाने का प्रावधान है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर उनकी सरकारों को अस्थिर करना चाहती है। पीटीआई के अनुसार अमित शाह इन विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। विधेयकों में प्रावधान है कि यदि प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार या हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद छोड़ना होगा। गुजरात के भावनगर जिले के कुम्हारपाड़ा में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के नाटक को लेकर विवाद हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राथमिक शाला नंबर 51 में 15 अगस्त को आयोजित नाटक में कुछ छात्राओं को कश्मीरी तीर्थयात्रियों के रूप में दिखाया गया, जबकि बुर्का पहने छात्राओं को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने इसे मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने और सांप्रदायिक नफरत बढ़ाने का प्रयास बताया। स्थानीय सामाजिक संगठन बंधारण बचाओ समिति ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला और सामाजिक अशांति फैलाने वाला बताया और जिला कलेक्टर, नगर आयुक्त व जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी। विवाद बढ़ने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र दवे ने कहा कि नाटक का उद्देश्य देशभक्ति और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दिखाना था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था। प्रशासन ने नोटिस जारी कर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है और जांच शुरू कर दी है। मुस्लिम समुदाय और सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे विरोध और कानूनी कार्रवाई करेंगे। रूस ने बुधवार को भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और एक तरफा बताते हुए खारिज कर दिया। रूस ने जोर दिया कि मॉस्को और नई दिल्ली अपने ऊर्जा सहयोग को बाहरी दबाव के बावजूद जारी रखेंगे। मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुश्किन ने कहा कि अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को हथियार बना दिया है, लेकिन रूस कभी भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। उन्होंने बताया कि भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 40% रूस से औसतन 5% की छूट पर लेता है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है। बाबुश्किन ने कहा कि भारत और रूस 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य की दिशा में काम कर रहे हैं और रूस भारत के ऊर्जा और उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं में सबसे बड़ा है। दोनों देश छोटे परमाणु रिएक्टर और ब्रह्मोस मिसाइल सहित कई उन्नत परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं। बाबुश्किन ने चीन, भारत, रूस तंत्र और प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति पुतिन की संभावित बैठक की भी पुष्टि की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को थप्पड़ मारे जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद को गुजरात के राजकोट का 41 वर्षीय राजेश बताया है। घटना को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पहले कहा कि आरोपी ने उन्हें थप्पड़ मारा और बाल खींचे, जबकि दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इन दावों को नकारते हुए बताया कि आरोपी ने अचानक उनका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, जिससे हंगामा हुआ और इनका सिर मेज से टकरा गया। वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आरोपी ने गाली गलौज की और उसके आपराधिक इरादे हो सकते हैं। सचदेवा ने बताया कि मुख्यमंत्री की हालत स्थिर है और डॉक्टरों ने उनकी जांच की है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता मजबूत हैं और कार्यक्रम जारी रखेंगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई 24वीं विशेष प्रतिनिधि वार्ता में दोनों देशों ने सहमति जताई कि सीमा के कम विवादित हिस्सों से समाधान की शुरुआत होगी। इसके लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह बनाया जाएगा, जो पहले कम विवाद वाले क्षेत्रों की पहचान करेगा और फिर उनका परिसीमन और सीमांकन करेगा। अंतिम चरण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय करने के लिए स्तंभ लगाए जाएंगे। मई 2020 की झड़पों के बाद पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी पूरी होने के बाद अब दोनों सेनाएं गैर आक्रामक रुख अपनाने पर सहमत हुई हैं, जिसमें टैंक और तोप जैसे हथियार हटाए जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन का मानना है कि इससे विश्वास बढ़ेगा और सीमा पर शांति कायम होगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.